पर राजनीति भारी। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। एक तरफ पूरे देश में कोरोना बेकाबू है, हालांकि इस बीच काफी हद तक कोरोना काबू में आया है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति बेकाबू होती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो सरकार और कमलनाथ आमने सामने है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। कमलनाथ ने कहा, भारत आज महान नहीं बदनाम देश है। उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख मौतें, इसमें से 80% कोविड से। कमलनाथ के बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि महासंकट के समय कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को चुप्पी तोड़कर इस पर जवाब देना चाहिए कि वो कमलनाथ के बयान पर सहमत हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो कार्रवाई होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि सरकार एक तरफ कोरोना से बचाव में जुटी है, वहीं कांग्रेस नेता देश विरोधी बयान दे रहे हैं। कुल जमा महामारी के बीच प्रदेश में राजनीति भारी दिख रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो बवाल बयान के बाद मचा हुआ है और क्या कुछ नेताओं का इस पूरे मामले पर कहना है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तो जो बयान आया, उस बयान के बाद जो राजनीति है एमपी की, वो गरमाई हुई है। हालांकि ये सही है कि कोरोना एक महासंकट काल, और इस महासंकट काल में क्या सरकार, क्या आम लोग, क्या विपक्ष, सभी को मिलजुल कर इस महामारी के खिलाफ जंग को लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम सारे लोगों ने अपनों को खोया है और जो दर्द है, जो दर्द का मंजर है, हम सभी ने देखा। लेकिन जब कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, कब्जे में आ रहा है, तो ऐसे में इस तरह की सियासत और राजनीति कहाँ तक उचित है? क्या ये वक्त है इस तरह की राजनीति और सियासत का? इन तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ वर्जन है इसी को लेकर, वो हम आपको सुनवाएंगे। फिर हम अपने पूरे पैनल के साथ आएंगे और फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंची, आम जनता खुद तय कर लेगी कि कितनी कोविड के कारण थी। मैं कहता हूं 80% कोविड के कारण थी, वो कहते नहीं 70 है। ये आंकड़े इनको देने में क्या समस्या है? तो ऐसे लोग, आज भी हमें ये डर है कि देश विरोधी ताकतों के साथ चाइना के इशारे पर भारत को बदनाम करने का, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का एक षड्यंत्र जो कांग्रेस की टूल किट थी, उसके आधार पर उसका हिस्सा बनकर के कमलनाथ इस देश के अंदर भारत को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। भारत के तब बदनाम नहीं हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी कमलनाथ। भारत का तब बदनाम नहीं हुआ था जब सिखों का नरसंहार हुआ, रोया था भारत। आपके रिश्ते, आपका बेटा दुबई में काम करता है, सच है। रतन गुरु जी, आपके भांजे के वैश्विक रिश्ते विदेशों में क्या है मालूम? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस या तो पूरी तरह से छटिया गई है। कांग्रेस के नेताओं की वाणी और शब्दों पर उनका कंट्रोल नहीं था, और ऐसा देखने में आ रहा है विगत 3, 4, 5 सालों से कि लगातार कांग्रेस जो है वो भारत की जन भावनाओं की कांग्रेस नहीं रही, इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं रही, वो पंडित नेहरू की कांग्रेस नहीं रही, बल्कि वो ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान की कांग्रेस है। तो आपने सुना बयान के बाद किस तरह से बवाल, इस पूरे मामले को लेकर सवाल तमाम तरह के हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी प्रवक्ता नेता प्रवीण नापित जी, स्वागत करता हूं प्रवीण जी आपका। नमस्कार राजेश जी। हमारे साथ में हैं इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, आपका भी स्वागत करूंगा ब्रजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ में। खिलावन जी आपका भी स्वागत है। और सीधे मैं प्रवीण जी के पास में आता हूं। और जिस तरह से ये किसी से छुपा नहीं है कि देश में किस तरह की महामारी, कैसे लोग इस महामारी में परेशान हुए, कैसे लोगों ने अपनों को खोया। लेकिन ये भी अब सही है कि जो हम लगातार बात करते थे कि कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, सुखद खबर, राहत की खबर यही है कि कोरोना
बहुत हद तक काबू में आया है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये नया संक्रमण, एक नया बीमारी जिस तरह से फैल गई है वो है राजनीति की। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तमाम मुद्दों को लेकर, प्रवीण जी क्या कहेंगे? राजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। मैं अपनी बात डेकोरम में रखूंगा और मैं चाहता हूँ पूरे खिलावन जी भी नवभारत के बड़े पत्रकार हैं और पूरे डिबेट में डेकोरम मेंटेन हो। आपको जो बात कहनी है आप बड़ी अपनी शालीनता से, और जितनी कठिन बात कहनी है और जितनी जहरीली बात कहनी है आप कहिए, पर आपको उसको डेकोरम होगा। जो भूलेगा बिल्कुल 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 प्रवीण जी यही रखेंगे, ब्रजेश जी फॉलो करेंगे इसको जी। ज्ञान और बुद्धिजीवी की पराकाष्ठा को हम तो पार नहीं करेंगे जी। मेरा कहना यह है कि भारत के जो राजनेता हैं उनमें से आपको मैं एक बयान याद दिला रहा हूं। मैं भारत के जो वरिष्ठ राजनेताओं में शरद पवार को ऐसे ही वरिष्ठ नहीं कहा जाता। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र हम पे आरोप लगा रहा था कि केंद्र हमको वैक्सीनेशन नहीं दे रहा, तब शरद पवार जी का बयान आया था, नहीं केंद्र हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में से किसी भी नेता का एक भी बयान नहीं आता है। इसको कहते हैं राजनेता, जिसको कहते हैं उसके लाखों फॉलोअर आज भी हैं। एनसीपी पार्टी जो जिंदा है वो शरद पवार के इन्हीं शब्दों के कारण। एक बात आपने कहा, एक अब जो डिबेट के शब्द आपने दिए मैं उसी पे जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा। आपने कहा 1.25 लाख हुए, हमने कहा ठीक है, उस महामारी में आपने हमारा सहयोग किया नहीं, किया होता तो अच्छी बात थी। हमारे आंकड़े आप बता रहे हो, छत्तीसगढ़ के आंकड़े थोड़े से बता देते, राजस्थान के आंकड़े आप बता देते, अन्य और राज्यों के आप आंकड़े बता देते। हमने देखा है पंजाब की नहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे बहते हुए के वीडियो भी हमने देखे हैं। देश में आपातकाल के साथ साथ आप दवाइयों का भी काल करने जा रहे थे, यह भी हमने देखा है। इतनी बैठकें होती थी रात रात तक। आपको मालूम है ऑक्सीजन का जब हाहाकार मचा था देश की वायुसेना के टैंक हमने कैसे मैनेज करके रात भर जगते थे, दिन भर रखते थे कि बांदा यूपी से आ रहा टैंकर को हम फॉलो करते हुए लेके छतरपुर से सागर देते थे, दूसरा हम जबलपुर भेजते थे, भोपाल आता था, वहीं आर्मी का जो टैंक रहता था इंदौर देता था, रतलाम देता था, नागदा देता था, एक भोपाल देता था। ऐसे हम मैनेजमेंट को हमने कैसे संभाला उसको हम जानते हैं। आरोप लगाना, माचिस की तीली दिखा के भाग जाना। दूसरी बात, सरकार के प्रदेश के जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा अगर आपको बस आंकड़े दे हैं तो आप दीजिए, नहीं इस पर कोई विचार नहीं हुआ। अब कल क्या हुआ है कि अभी नौतपे का कल तीसरा दिन था। राजेश जी आप जानते हो बुंदेलखंड से लगा हुआ है विंध्याचल पर्वत, गर्मी भी अच्छी पड़ती है जी, और बच्चों को भी ज्यादा गर्मी लगती है, बुजुर्गों की, और लगी गर्मी कल। और जब लगी गर्मी तो क्या कहा उन्होंने, भारत महान नहीं भारत बदनाम है। ये कौन लोग हैं? हमारे परिवार में अगर किसी बच्चे से गलती हो जाती, बड़े से गलती हो जाती, तो क्या माँ बाप को क्या कहा जाता है? नागिन कहोगे क्या माता पिता को? कई बार बच्चे की शादी गलत हो जाती है, बहू आती है, बेटा खराब निकलता है, किसके ऊपर दोष दोगे? अगर वैश्विक महामारी थी, यह बयान अमेरिका में दिया गया होता तो अभी तक क्या होता? यह बयान जर्मनी में दिया गया होता तो क्या होता? यह बयान अगर ब्रिटेन या रशिया में दिया गया होता, वहां का कोई पॉलिटिशियन होता तो क्या होता? हम सभी की बातों को संयम से सुन रहे हैं, चलिए हम देख रहे हैं, चलिए हम देख रहे हैं जी। प्रवीण जी मैं दोबारा आता हूँ। हमने एक 30 सेकंड में खत्म जी 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 बिल्कुल। हेलो जी बोलिए बोलिए प्रवीण जी, 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा। आपको लगेगा कि मैं अगर ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ तो आप नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी बोलिए। हमने सेट यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों के साथ 500 लोगों का हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, हमने नीलबढ़ के साथ क्वारंटाइन सेंटर बनाया, बैतूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर बना, भोपाल में 1000 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी के नेता लगातार आटा दाल गेहूं जो जिसको जरूरत होती है हम लगे हैं। एक भी इनका नेता कहीं खड़ा होता दिखा देता, एक भी व्यक्ति कहीं होता, सिर्फ आरोप। चलिए सिर्फ आरोप और ऐसे समय में ये आरोप ब्रजेश जी हमारे साथ में है। और मैं फिर कहूंगा इससे पहले कि ब्रजेश जी बोले, जिस तरह से प्रवीण जी ने कहा था कि जब वो बोले कोई उनको इंटरप्ट ना करे, और ब्रजेश जी भी इसी नेचर के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसी नेचर के प्रवक्ता है, वो भी अपनी बात अच्छे से रखेंगे। और जो समय सीमा
प्रवीण जी की रही है, लगभग ब्रजेश जी के पास भी वही समय रहेगा। ब्रजेश जी अपनी बात रखिए। जिस तरह से क्या, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले कि ऐसे समय में अभी महामारी खत्म नहीं है और काबू में जरूर आ रहा है कोरोना, लेकिन अब जो सियासत है, राजनीति, वो बेकाबू है। आखिर क्यों, कितना जरूरी है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इस ज्वलंत विषय पर आज आपने डिबेट रखा जिसकी आवश्यकता है। कल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मैहर प्रवास के समय मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बड़ी विनम्रता से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतनी बड़ी भूमिका बना करके उसका लुब्बे लुआ खुश। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अक्सर चेहरों की बात किया करते हैं, पूछो कभी किसी का चेहरा भी देखा है। इस पंक्ति से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा क्या? कमलनाथ जी ने कहा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें इस शब्द का जिक्र है, इंडियन कोविड। क्या गलत कहा? या तो आपको एफिडेविट नहीं देना चाहिए था, या आपके सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, मैं भी लायर हूँ, सुप्रीम कोर्ट मैंने भी वकालत किया है, वहां पर जब कोई एफिडेविट दिया जाता है तो वो सरकार के मान्य पत्रों में गिना जाता है। सरकार की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सॉलिसिटर जनरल ने शब्द का उपयोग किया कि इंडियन कोविड जो है ये शब्द की बात। आज अगर कमलनाथ जी ने कहा कि हमारे यहाँ शमशान में, कब्रिस्तान में 1.5 लाख लाशें पहुंची हैं, 70% का कारण कोविड है, तो उन्होंने ये भी गलत नहीं कहा। क्योंकि देखिए, जिसने अपना बच्चा खोया है, जिसने अपनी माँ खोई, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना मित्र खोया है, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा को केवल वही जान सकता, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, न जान सकता। अगर उन्होंने कहा कि उनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए सरकार को, क्या अपराध कर दिया? क्या ये आईपीसी की धारा 370 के तहत अपराध है? हरगिज नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कमलनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को देखता है, भारत की नकल करता है, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस कोरोना काल में हम लोग ये सब चीज छोड़ करके जो बार बार जो सेकंड वेव आई, सेकंड वेव को लेकर के उनका इशारा था कि सरकार का फेल्योर था, सरकार पूरे टाइम इलेक्शन में फंसी रह गई, सरकार पूरे टाइम धार्मिक आयोजन कराते रह गई, सरकार ने भीड़ बढ़ने दिया, उसके कारण यह भयावह स्थिति देश के सामने और मध्य प्रदेश के सामने उत्पन्न। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कोई तैयारी नहीं है। तो एक अच्छे निंदक नीरे राखी की तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सदन में कि अच्छा विपक्ष तभी आता है जब निंदक नीरे राखी। एक अच्छे निंदक नीरे राखी की तरह उन्होंने सरकार को इसके पूर्व जो चिताया, आईना दिखाया, ये भी कोई दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है वो सच सुनना नहीं चाहती, उसको लगता है कि उसकी हर बात में लोग सिर्फ उसकी स्तुतिगान करें। यह जो है अच्छी बात नहीं डेमोक्रेसी के लिए। अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, विपक्ष के बताए हुए कुछ बातें आप अनुसरण नहीं करेंगे, तो इस तरह से सरकार नहीं चलती है। और मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष सशक्त भूमिका में है। कमलनाथ जी जो है वो बीजेपी की कृपा से नेता प्रतिपक्ष नहीं, तो जनता की कृपा से नेता प्रतिपक्ष है। और 2018 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। ब्रजेश जी, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन एक सवाल इसके बीच में मैं जोड़ दूं, फिर अपनी बात आप जारी रखिए तकरीबन 1 मिनट और। या क्या इस तरह के बयान की इस समय आवश्यकता है कि भारत आज महान नहीं बदनाम है? इस तरह के बयान की आवश्यकता है क्या इस समय में? देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ साहब ने ये कहा कि केंद्र सरकार को कहा कि चूंकि आप फेल हुए, आप लगातार रैली इस पे ध्यान देते रहे, आप ममता दीदी पे जो है लगे रह गए कि दीदी और दीदी करते रह गए। देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए था। ये चुनाव में हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता नहीं गए, न सोनिया जी गई, न राहुल जी गए, प्रधानमंत्री जाकर के ममता दीदी और दीदी कर रहे थे। उसके बाद आज जो विदेश है, आप अमेरिका को देख लीजिए, आप ब्रिटेन को देखिए, लंदन को देखिए, वहां के ड्राइवरों की, टैक्सी में बैठने वालों लोगों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। वहां के लोग, वहां के सिटीजन बैठना नहीं चाहते, कहते साहब इंडियन वारंट है। तो शुरुआत तो आपने किया, क्या जरूरत थी सॉलिसिटर जनरल साहब को सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट करने की, इंडियन वारंट सदी के शब्द लाने की? इंडिया की डिक्शनरी में नहीं था, विधि की कोई डिक्शनरी में चीजें नहीं थी, उन्होंने इंडियन वारंट शब्द लाया। अगर लाया कमलनाथ जी ने उसको आगे बढ़ाया, ये भी दंडनीय अपराध नहीं है। ब्रजेश जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। मैं चाहता हूं कि जितना समय हमारे पास डिबेट का है सबको बराबर का समय मिल जाए। और जी, मैं अब चूंकि हमारे साथ में खिलावन चंद्राकर जी भी है, प्रवीण जी, उसके बाद मैं आपके पास में आता हूं। खिलावन जी, सवाल इसी बात को लेकर है,
फिर मैं बात उसी को दोहराऊंगा, क्या कोरोना जब काबू में है तो इस तरह से राजनीति को बेकाबू होने की कितनी आवश्यकता है? क्योंकि फिर भी यही कहूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है। हमने देखा सेकंड लहर के फर्स्ट वेव के बाद किस तरह से बहुत कम आंकड़े आ रहे थे, लेकिन उसी में हवा, उसी में वो माचिस, जिस माचिस की तीली की बात प्रवीण जी कर रहे थे, वो लगी और फिर कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया। थर्ड वेव की भी अभी हमें चिंता है, लेकिन उफान राजनीति पर। क्या कहेंगे, कितना ऐसे मौके पर ये उचित है? राजेश जी, सबसे पहले तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सबको आपने जो सवाल किया आपका कहना ये भी वाजिब है कि अभी कोरोना से हुआ है, लेकिन हमको तीसरी वेव की बहुत ज़्यादा संभावना है। ध्यान ये भी सही जी रहता है अपनी बात को रखे, ताकि जनता की तरफ से जो बात होती है उसको विपक्ष को रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कमलनाथ जी पिछले 15 दिन से जो लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं, उसमें से पहला बयान पहले जिस पर चर्चा हुई, नापित जी ने भी की, ब्रजेश जी ने भी की। सबसे पहला बयान आया उसका 1.5 लाख लगभग कोरोना के 1.5 लाख लगभग लोग मरे हैं इस जिले में, और उसमें से 80% ऐसे हैं जो कोरोना गाइडलाइन के तहत उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में या कब्रिस्तान में किया गया है। तो मुझे लगता है इस बयान को सरकार को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। कमलनाथ ने कितनी गंभीरता से दिया और किस आंकड़े के तहत दिया, ये उन्होंने बताने की कोशिश भी की कि जो शमशान घाट से आंकड़े मिल रहे हैं, जो स्थानीय संस्थाओं से उनको आंकड़े मिल रहे हैं, उस आधार पर, लेकिन सरकार का भी यह कर्तव्य होना चाहिए था कि इस पर उनका जवाब दे। इसमें बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं थी। इसी बीच कमलनाथ जी ने फिर से एक बयान दे दिया जब वो अपने एक मंत्री हनी ट्रैप की सीडी मेरे पास सुरक्षित है। अरे मेरा ये कहना है कि हनी ट्रैप सीडी आपके पास सुरक्षित है, और जब आप मुख्यमंत्री रहे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? सब चेहरों को उजागर क्यों नहीं किया? तो मुझे लगता है कि कई मामले में कमलनाथ जी का बयान बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। इंडियन वेरिएंट के बारे में उसने कहा, बाद में तर्क आया सामने कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने खुद ये बात कही है, भारत में जो कोरोना फैल रहा है उसको इंडियन वेरिएंट की समझा थी उसने। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के अतिरिक्त कल जो बहुत ज्यादा इसको कहेंगे हमको उत्तेजित करने वाला बयान था, वो यही था। निश्चित रूप से चाहे वो भाजपा के हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे हम सब हैं, हम किसी भी परिस्थिति में भारत माता से प्रेम करते हैं। उनको किसी भी सूरत पे हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। नापित जी ने कहा कि माँ का किस तरह से सम्मान होता है। मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए था, बल्कि ऐसे कोरोना काल के समय में, संक्रमण के समय में, जब देश को पक्ष विपक्ष सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़ने की नौबत है, तब इस तरह से करने वाले बयान से बचना चाहिए था। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी ब्रजेश जी ने जिस तरह से कहा कि अपराध की श्रेणी, एक अपराध में सजा जो है न्यायालय देती है, न्यायिक सजा होती है, दूसरी अपराध में सजा पब्लिक देती है। आपने देखा होगा कि रातों रात सत्ता बदल जाती है, जिसके जीत की संभावना होती है, पता चलता है सवेरे तक लोग जो है उनके साथ से छिटक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये एक सामाजिक अपराध होती है। सामाजिक अपराध की सजा सबसे ज्यादा राजनेताओं को या सार्वजनिक जीवन जीने वालों को मिलती है। मेरा ये कहना है कि ये जो है न्यायिक सजा नहीं है जो न्यायालय तय करे या हमारा कानून तय करे। ये सामाजिक सजा है जिसको से बचने का प्रयास किसी भी राजनेता को करना चाहिए, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को करना चाहिए, समाज में जीने वाले लोगों को करना चाहिए। आज जब जरूरत हमें पूरी तरह से कम हो रही कोरोना के संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे जो आर्थिक गतिविधियां किस तरह से चालू कर सकते हैं, हम को जो दिक्कतें ला
कारण हुई उसको किस तरह से हम ठीक करें। यदि जरूरत हो तो सरकार को यह सुझाव भी देना चाहिए कि तीसरी वेव से बचने के लिए किस तरह की तैयारियां। बिल्कुल ये अहम बात है खिलावन जी, यही बात अहम है, यही बात मुझे लगता है कि अहम है कि अगर कुछ है तो उसको सुझाव आना चाहिए। लेकिन मैंने देखा इस पूरे काल में लगातार जिस तरह की सियासत और राजनीति हुई है और कोरोना ने भी ऐसे ही विकराल रूप दिखाया। प्रवीण नापित हमारे साथ में। प्रवीण जी आप अब कहिए, आप कह रहे थे उस समय कुछ। मैं तो अभी जो बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट पे गई दुनिया पर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा जी। आदमी क्या होता है, कितनी शालीनता से कोई भी चीज अगर रोटी जल जाती है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी प्रवीण जी आ रही है, बोलिए आप। जली हुई रोटी पे बटरिंग कैसे की जाती है, या उसको बटर का गुच्छा कुछ ज्यादा लगा देता, जला हुआ हिस्से को दबाने का प्रयास किया है। आप चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपके विचारधारा के नहीं है, आपके पास कुछ अच्छा सुझाव हो एक बार देते, चलिए अच्छा वो सुझाव हमको नहीं देते, वो सुझाव जाके राजस्थान में तो दे आते, वो अच्छा जो सुझाव है वो जाके आप छत्तीसगढ़ में दे आते, वो अच्छा जो सुझाव है आप शिवसेना को दे आते, चलिए आपने वो भी नहीं किया। अब दिल्ली का आदमी सिंगापुर वेरिएंट की बात कर रहा है, समझना आप बात को, दो देशों में लड़ाई कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। यही आरिफ मसूद ने कहा था इजराइल वाले मामले को लेके, इजराइल के पुतले जलाने के लिए वहां के नेतन्याहू के लिए भीड़ इकट्ठी करने का मामला आया था, इन्हीं की सरकार थी उसी समय। एक बार यही काम ये करते हैं, बहुत अच्छा सा इनको करना आता है, संबंधों को देशों को कैसे हटाएं कैसे नहीं हटाएं। आपने कह दिया कि आप मुझे कहीं तो आपका कार्यकर्ता खड़ा दिखता, आप मुझे बता दीजिए जहां पर विधायक हैं इंदौर में कुछ लोगों को छोड़ दें, आप पूरे प्रदेश में पिछले साल एक हॉस्पिटल का मामला आया कि इस हॉस्पिटल को, और उस हॉस्पिटल के मालिक से मैंने पूछा, किरायू का नाम ले रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा ये कमलनाथ जी का जो था उन्होंने हमसे ऑपरेट किया था कि उनसे हमारे सरकार के हस्ताक्षर हुए थे कमलनाथ सरकार से कि अगर कोविड आता है, और फिर बाद में यही लोग चिराई को किसके नजदीक दिखाते थे और इन्हीं के यही लोग चिरायू में जाके एडमिट हुए। तो ये लोग करते क्या है, बताते क्या है। बहुत अच्छी बात बता रहे थे सॉलिसिटर जनरल की, ये अखबार में कहीं नहीं छपा, किसी जगह कहीं बात नहीं आई। और रही चुनाव की बात, मैं खत्म कर दूंगा आप कहेंगे तो। रही चुनाव की बात, केरल में कौन चुनाव का प्रचार कर रहा था, तमिलनाडु में कौन कह रहा था कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री के चरण छूता है। अरे आपके यहाँ तो जाके राष्ट्रपति चरण छूते हैं सोनिया गांधी के, तब आपको बुरा नहीं लगता। ये बातें आप कह रहे हैं। रही बात बंगाल में, बंगाल आपका कोई जनाधार नहीं था, आपकी एक रैली फेल हो गई, आप घर में बैठ गए और आपने आपको कह दिया कि कोविड है। निश्चित रूप से कोविड को हमने भुनाया नहीं, कोविड को हम ही दूर हो गए थे। अगर हम दूर नहीं होते तो आज हमारी सीटें कुछ और होती। उसके बाद राजेश जी, इनके विधायक दल की बैठक हुई, उसमें क्या कहते हैं, जाओ पूरे प्रदेश में आग लगा दो। यह क्या बात सच नहीं है? यह बात क्या आई नहीं है? पूरे प्रदेश में इस डिबेट की सुर्खियां नहीं बनी क्या? इस पर किसी ने कहा कि हाँ हमने ऐसा नहीं कहा? चलिए कैसी बातें कर रहे हो, लोकतंत्र की बातें कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो। सीधे ब्रजेश जी के पास में आता हूं और कंक्लूजन जो करूंगा इसमें डिबेट का मैं करूंगा खिलावन चंद्राकर साहब के बात से। ब्रजेश जी आप कहिए जो कुछ प्रवीण जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं अब कट टू कट चाहता हूं। उन्होंने जो कहा आपका जवाब ने दिया, अब उन्होंने आप जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ की आखिर इससे क्या हासिल होने वाला मैं बात करूँ खिलावन जी से। ब्रजेश जी। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं विनम्रता से ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल कंक्लूजन आप करिए, आप इस समय निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका में बैठे। जी। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, खिलावन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी भी बात नहीं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, जी, इसलिए एंकर खिलावन जी कर चुके हैं पहले दौर का। जी और आपको अंतिम निर्णय करना है। जी ब्रजेश। दूसरी बात, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये कहना चाहूंगा, शायद इन्होंने चौपाई नहीं पढ़ी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखे भूप महारणधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। कमलनाथ जी की बातों को आप कहना चाहते हैं? अरे आपको शर्म आना चाहिए। जिस सेक्शन के तहत आपने कमलनाथ जी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, 188 आईपीसी के तहत, 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई मुकदमा ही नहीं बनता है। आप तो करना चाहते 153 एपीबी, 154 एपीबी, वो भी नहीं बन पाया। अरे आपने पुलिस पूरी तरीके से जो है थाने को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें अभी डीगे मार रहे थे। जब हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बीबी श्रीनिवास जी समाज सेवा के लिए आगे आए तो आपने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को भेज दिया कि भाई इनके पास इतनी सामग्री कहां से आ रही, कैसे ही कोरोना पीड़ितों को मदद कर रहे हैं, क्यों पीपीई किट और ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए इस चैनल में बैठ करके, आपने कह दिया राहुल गांधी जी बहाना कर रहे थे। राहुल गांधी जी कोरोना से संक्रमित हुए थे, कोरोना को लेके कोई व्यक्ति देश में बहाना नहीं कर सकता। और अगर सरकार को राहुल गांधी जी नहीं जिताएंगे तो लंदन का या अमेरिका का राष्ट्रपति आके नहीं जिताएगा। विपक्ष की भूमिका में हम लोग हर जगह हैं। देश की सबसे बड़ी वरिष्ठ पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने अपने गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया। और जिस बात को आप कर रहे थे, हनी ट्रैप की बात आपने किया, हनी ट्रैप की सीटी अमूमन सभी पत्रकारों के पास थी, सरकार के पास भी है। ये सब चीजों को लेके बात करने की जगह अगर आप पूरी तरीके से, राजेश जी, ये लोग पूरी तरीके से कोरोना के सेकंड वेव के लिए तैयारी कर लेते। 2020 में कोरोना आया था, आज और कल नहीं आया था, एक साथ सरकार के पास था, तो हम दूसरी वेव से अच्छे तरीके से निपट सकते थे। धार्मिक आयोजन आप न कराते, गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, आप कुंभ में लगवा रहे थे लोगों से। नहीं, लेकिन इसके साथ ब्रजेश जी, मेरा सवाल है, इसके साथ जो सवाल इनका है प्रवीण का, या प्रवीण जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जो बात कर रहे हैं कि यही चीजें जो लंबे समय से होती रही है, फिर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, फिर राजस्थान में क्या हुआ, फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह से वेव उसकी आई है, मुझे लगता है कि इतना अंदाजा शायद किसी को रहा नहीं होगा। ऐसे समय में सामूहिक एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे इस महामारी को कंट्रोल किया जाए। और मुझे लगता है हाँ, तमाम सारी खामियां हो सकती हैं, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पर लंबे समय में सवाल रहे हैं। क्या राजेश जी 30 सेकंड मुझे दे सकते हैं? मैं इसके बाद दे दूंगा आपको। मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जी जी। देखिए राजेश जी, देश के अंदर जब ओपन टेंडर हुआ वैक्सीन को लेकर के, तो 35 कंपनियों ने इसके लिए निविदा आमंत्रित किया, लोगों ने अपने अपने टेंडर दिए। सरकार जब देख रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास वैक्सीन की कमी पड़ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, हर जगह के चीफ मिनिस्टर मांग रहे हैं मुझे और वैक्सीन दीजिए, क्योंकि आपने 18 साल की भी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की छूट दी है, लगाने की अनिवार्यता दिया है, तो हमें और वैक्सीन चाहिए। सरकार क्यों तब हाथ में हाथ धरे बैठी थी जिस समय लोग मर रहे थे। चलिए ब्रजेश जी, समय हो रहा है, 30 समय हो रहा है, बिल्कुल ब्रजेश जी, माफ कीजिएगा ब्रजेश जी, समय हो रहा है। मैं थोड़ा खिलावन जी से एक छोटा सा कमेंट मैं ब्रजेश जी, मैं छोटा सा कमेंट एक खिलावन जी से लेना चाहूंगा। ब्रजेश जी, समय हो गया है, छोटा सा कमेंट खिलावन जी के से लेना चाहूंगा। खिलावन जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब ये राजनीति लगातार बढ़ रही है, और हालांकि फिर कहूंगा कि कोरोना भी कंट्रोल में नहीं है, अभी उसके लिए बहुत काम होना है, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात है। क्या लगता है, क्या माना जाए कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत कहां तक उचित है? और ऐसे समय में जब जनता हाहाकार मचा हुआ है, जनता के बीच में तमाम तरह का दर्द सहा है, छोटा सा कमेंट्स में चाहूंगा, फिर मैं अपनी डिबेट को विराम दूंगा। राजेश जी 30 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। मैं दे दूंगा, 30 सेकंड आपको भी दे दूंगा। चलिए खिलावन जी बोल दीजिए पहले। मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह समय जो है वो राजनीति करने का नहीं है जी, लेकिन यदि सत्ता पक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष में आसीन लोग यदि जनता की आवाज के खिलाफ कुछ काम करती है, तो विपक्ष में बैठा हुए व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि सत्ता पक्ष को आगाह कराए। लेकिन ये समय जो है इस तरह की बातें करने का नहीं हो करके सिर्फ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए किस तरह से सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए, इस पर केंद्रित है। कई बार कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को उल्लेख किया कि कमलनाथ जी भी कई जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुलभ कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कई जगह कराए भी हैं। कई ऐसे उत्पादकों से उनने बातचीत भी की है कि मध्य प्रदेश को किस तरह से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। कांग्रेस के नेताओं ने की भी कई जगह, आरएसएस तो कर रही है, भाजपा के नेता तो रोज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फिल्मों में भी, लेकिन गाये बगाए कांग्रेस के लोग भी इस महामारी से निपटने के लिए अपना योगदान देने का प्रयास किया था। लेकिन ये समय निश्चित रूप से राजनीति करने का नहीं है। राजीव, चलिए 30 सेकंड प्रवीण जी से मैंने बोला था, प्रवीण बोलिए। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, मैं अच्छी बात पे जवाब दे रहा हूँ। वैक्सीनेशन 14 लाख से ज्यादा अभी आज इनके पास स्टॉक में है। किसके पास? छत्तीसगढ़ के पास। कल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक एक चीज गिनवाई, जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, ये टूल पे कहाँ से आ गई थी?
तीसरी बात लाने वाले आप ये चलिए मैं वक्त कम है। मैं- तीनों मेहमानों, कहना प्रवीण जी पड़ रहा आपका, है, अमरीश पांडे साहब आपका और खिलावत चंद्रकर साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोरोना से जो जंग है वो एक तरफ है, लेकिन महामारी पर जिस तरह से राजनीति भारी है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रही है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।